नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। तुनिशा मर्डर केस में अब गोलगप्पा वाला झूठ, मामले में नए नए खुलासे हर दिन। सरगना सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, नोटिस थमाया गया। मोबाइल पर बात कर रहा था युवक, अचानक से हो गया ब्लास्ट, बाल बाल बची जान। जयपुर पुलिस बांट रही खुशियां, खोज निकाले चोरी और गुम हुए 404 मोबाइल फोन, मालिकों को लौटाई जा रही है। बंटी और बबली केस, बहन के दोस्त के जरिए सीए स्टूडेंट ने कारोबारी से वसूले 26 लाख रुपए। लेह में शहीद कमांडो को श्रद्धांजलि देने जुटे हजारों लोग, लगे भारत माता की जय के नारे, दुकानदारों ने बंद रखी दुकानें। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 11 से 12 जनवरी तक होने वाले 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 500 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपति शामिल होंगे। इसमें आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला, अदानी समूह के प्रणव अदानी, टाटा इंटरनेशनल के नोएल टाटा, बजाज फिनसर्व के सीएमडी संजीव बजाज, गोदरेज इंडस्ट्रीज के सीएमडी नादिर गोदरेज सह अन्य कई शामिल होंगे। समिट में फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों की भागीदारी भी होगी। 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देशों के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन भी करेंगे। समिट में 95,000 करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। वही 6 कंपनियों ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की सहमति दे दी है। समिट में 4 सत्र आयोजित होंगे। इसमें पहले दिन शुभारंभ अवसर पर 90 मिनट के 2 सत्र होंगे, जबकि दूसरे दिन सत्र 60 मिनट के रहेंगे। इस दौरान 18 विभाग अपने सेक्टर के विषय में प्रोजेक्शन देंगे। उद्योगपति और विशेषज्ञ इन सेक्टरों पर चर्चा कर एमओयू भी साइन करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश की योजना के साथ करीब 300 से उद्योगपतियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद 1-to-1 चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के जोशी मठ में हो रहे भूध्वस्त और घरों में आ रहे दरारों को लेकर वैसे तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने मामले को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर से इस समस्या का समाधान को लेकर सुझाव दिए हैं। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में भूध्वंस एक नेचुरल कारण है, लेकिन जोशीमठ की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। ओली धोली गंगा से लेकर भूकंप यहाँ बढ़ा कारण हो सकता है, इसलिए यहाँ स्पेशल लैंडस्केप हो गया है। ये ऐसा मौर्य वैज्ञानिक आईआईटी रुड़की ने कहा कि जोशीमठ में आबादी बढ़ने के साथ ही शहर में ड्रेनेज सिस्टम उस हिसाब से नहीं बन पाया है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने बताया कि जोशीमठ में हो रहे भूध्वंस को रोका जा सकता है, क्योंकि जब पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं तो इसको भी रोका जा सकता है, लेकिन मैदान के हिसाब से स्ट्रक्चर निर्माण नहीं करने होंगे। साथ ही उन हॉट स्पॉट का जियोग्राफिकल सर्वे और स्टडी करना होगा, तभी कुछ सोल्यूशन निकल सकता है।
बूढ़ा पहाड़ झारखंड के लोथार के साथ गढ़वा के इलाके में भी फैला हुआ है। गढ़वा जिले में इस कारण नक्सलियों की दरिंदगी की तस्वीर अक्सर सामने आती है, जिसे खत्म करने का कार्य झारखंड पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गढ़वा जिले में बूढ़ा पहाड़ पर झारखंड पुलिस के द्वारा जिस पोस्ट का चयन किया गया, दरअसल वो पिकेट छत्तीसगढ़ जिले में पड़ता है, जो पुरंदा पिकेट कहा जाता है। ये झारखंड पुलिस का ऐसा पिकेट है जहां न सिर्फ झारखंड पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान तैनात है, बल्कि पुंदाग पिकेट में छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान और सीआरपीएफ भी तैनात हैं, जो अपने आप में नायाब है। हालांकि इस पिकेट को स्थायी निर्माण किया जा सकता है। मामले की जानकारी देते हुए सीआरपीएफ पदाधिकारी सतीश मिश्रा बताएं कि कुल्ली पिकेट से उदांग बस्ती, जहां अब सुरक्षा बलों के द्वारा पिकेट बनाया गया है, उसकी दूरी करीब 17 किलोमीटर है। ये रास्ते भी जंगले और से पुरंद पिकेट भी है, वो रास्ता जंगलों से गुजरता है। ये रास्ता बाइक, ट्रैक्टर या फिर पैदल तय किया जाता है। सुरक्षा बलों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुल्ही और पुंदाग के बीच 2 और कैंप बनाए गए हैं। वहां इन कैंपों के बनाने से ग्रामीण काफी खुश है, लेकिन अब भी ग्रामीण उन बातों को नहीं भूल पाए जो उन्होंने 3 दशकों तक भय से के साए में बिताए हैं। प्रतिभा किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होती। स्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिभा निखर कर सामने आती है। मगर कई बार आर्थिक स्थिति के कारण कई प्रतिभाएं मुकाम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। कुछ ऐसा ही कहानी मुजफ्फरपुर के सरया इब्राहिमपुर के रहने वाले नीलू की है। नीलू राष्ट्रीय लेवल खेल चुकी है रग्बी खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन हालात के आगे अब नीलू के हौसले पस्त होने लगे हैं। बीए में पढ़ने वाली नीलू 2015 से रग्बी की खिलाड़ी रह चुकी हैं। नीलू ने अब तय किए दर्जन अवार्ड जीते हैं। 2019 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर नीलू ने रग्बी खेला, तब उन्हें खेल सम्मान से नवाजा गया। उस दौरान उन्हें 11,000 का नगद पुरस्कार भी मिला। दूसरी बार मदुरई में उन्हें तीसरा स्थान मिला। जिला और राज्य स्तर पर कई दर्जन बार पुरस्कार जीतने वाली नीलू आर्थिक तंगी से परेशान है। नीलू के पिता नहीं है। नीलू के पास ना तो अच्छे जूते हैं, ना ही सही डाइट की व्यवस्था है। कई बार दूध के अभाव में नीलू ने मार पीकर खेला है। वहीं शुरुआत के दौर में जूते के लिए पैसे ना होने पर नीलू ने अपनी किताबें बेच दी। फिर भी पैसे पूरे ना हुए तो उधार जूते लेकर उसने खेला और अवार्ड जीता। नीलू आज सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। पैसे के अभाव में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसे। नीलू की मां ने बताया कि बेटी बहुत आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अभाव में कुछ नहीं हो पा रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में शनिवार से जातीय जनगणना शुरू हो गई है। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जा रहे हैं। गोपालगंज में 30 लाख आबादी की गणना होगी। 4 नगर निकाय में 92 वार्ड और 230 पंचायतों में गणना के लिए 6,875 प्रगणक, 1,145 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। वही रिजर्व प्रकरण में 625 रिजर्व पर्यवेक्षक और 101 रखे गए हैं। वही 198 गणना टीम, 138 फील्ड ट्रेनर को रखा गया है। जिला चार्ज पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सभी प्रखंड व नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों ने गणना की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। जाति गणना को लेकर 198 टीम तैयार किए गए हैं। इन प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग देकर जातीय गणना को लेकर परिपूर्ण बनाया गया है। वहीं पंचायत के मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधियों को भी जातीय गणना में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रगणकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तनिषा शर्मा मर्डर केस में हर दिन नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
आपको बता दें, अभिनेत्री अपने को एक्टर और बॉयफ्रेंड सीजान खान के मेकअप रूम में मृत मिली, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गया है। तनिषा के जाने के बाद अभिनेत्री की मां बनीता शर्मा ने सीजान और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बनीता ने सीजान पर तनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से सीजान पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच तनिषा की फ्रेंड सोनिया सिंह ने भी दिवंगत एक्ट्रेस को लेकर कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। सोनिया सिंह ने बताया कि उनके साथ तनिषा का रिश्ता काफी अच्छा था। तनिषा जब भी फ्री होती है वो दोनों वक्त बिताते थे एक साथ, पर कुछ वक्त से तनिषा काफी बिजी रहती थी और उन्होंने कम बात करना शुरू कर दी। हालांकि वो सीजान के साथ काफी खुश थी और तनिषा ने सीजान और सोनिया में वीडियो कॉल पर बात भी करवाई थी। पर बाद में एक बार तनिषा सोनिया से बाहर मिली थी और बताया था कि सीजान तनिषा से स्पेस मांग रहा है, तो तनिषा भी स्पेस दे रही थी। सीजान ने तनिषा को साफ कर दिया था कि वो हर वक्त प्यार की बातें नहीं कर सकता। सोनिया ने ये भी खुलासे किए हैं कि तनिषा को इन दिनों पैसों की दिक्कत आ रही थी। उसने सोनिया से 3000 रुपए मांगे थे, पर वजह नहीं बताई थी। उनका आखिरी खुलासा तो सबसे अहम है कि तनिषा अपने मौत से ठीक एक दिन पहले सोनिया को फोन करके ये कहा कि अगर तनिषा की मां उसे फोन करे तो कुछ पूछे तो ये झूठ बोले कि वो दोनों एक साथ हैं और गोलगप्पा खाने गए हैं। सोनिया इस गोलगप्पे वाला सच उससे पूछी थी। उससे पहले ही तनिषा के सुसाइड करने की खबर ने उसे चौंका दिया था। अब इन बयानों के जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस जुट गई है। आरपीएससी और से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार अपनी साख बचाने में लगी हुई है। इस मामले में सरकार पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढाका की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पेपर लीक मामले में शामिल आरोपी सरगना सुरेश ढाका की जयपुर में संचालित अधिगम कोचिंग सेंटर पर जेडीए एक्शन लेने की तैयारी में जुटी हुई है। पेपर लीक प्रकरण में सरकार की बिगड़ती साख को बचाने के लिए सरकार अब आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के अधिगम कोचिंग को शुक्रवार को धारा 32 और 72 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें जेडीए ने बिल्डिंग मालिक को 3 दिन में अवैध निर्माण को हटाने और नोटिस का जवाब देने का समय दिया है। नोटिस का जवाब नहीं देने और अवैध निर्माण को नहीं हटाने पर जेडीए इस बिल्डिंग के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर देगा। यूपी के अमरोहा में एक युवक की जान उस वक्त बच गई जब मोबाइल पर बात करते वक्त वो अचानक से ब्लास्ट हो गया। घटना नौगांव सदात थाना क्षेत्र के गांव है जामपुर की है। इस हादसे में युवक के हथेली पे चोट आई है। अब युवक ने इस मामले में मोबाइल कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही है। दरअसल हिमांशु नाम के युवक ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे मोबाइल पर बात कर रहा था। वो बात करते वक्त अचानक से मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसके हथेली में काफी चोटें आई हैं। हिमांशु ने बताया कि 4 महीने पहले ही उसने 16,000 में ये फोन खरीदा था। अचानक से मोबाइल फटने की वजह से वो दहशत में आ गया है और कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा है। मोबाइल के फटने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार मोबाइल फटने की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें कुछ को तो जान तक गंवानी पड़ी। एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ गलतियों की वजह से मोबाइल फटने की संभावना बनी रहती है। मसलन चार्ज करते वक्त मोबाइल पर बात करना, ये गेम खेलने की वजह से। ओवरनाइट चार्जिंग भी मोबाइल ब्लास्ट की एक बड़ी वजह है।
लिहाजा आप जब भी मोबाइल इस्तेमाल करें तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। नए साल में राजधानी जयपुर की पुलिस सैकड़ों लोगों को खुशी बांटने जा रही है। पुलिस ये खुशी लोगों के खोए हुए मोबाइल के जरिए लौटा रही है। जयपुर वेस्ट जिले के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 404 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की बाजार की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये मोबाइल फोन पिछले करीब 1 साल से जयपुर के वेस्ट जिले के विभिन्न थाना इलाकों में गुम हुए चोरी के थे, ऐसा ही माना जा रहा है। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ टेक्निकल सर्वेलेंस ब्रांच की मदद से इनको बरामद करने में सफलता हासिल की है। अब ये मोबाइल उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है। डीएसपी वेस्ट बंदिता राणा ने बताया कि इन मोबाइल फोन को उनको मालिक तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई है। करीब 15 से 20 व्यक्तियों को डीसीपी वेस्ट ऑफिस में ये मोबाइल फोन लौटाया गया है। कई महीनों बाद अपने मोबाइल फोन हासिल करने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इन लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके मोबाइल फोन वापस मिल सकेंगे। जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने एक कारोबारी को 1 साल तक ब्लैकमेल कर 26 लाख रुपए से ज्यादा रकम हड़पने के हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा किया है। इसमें विश्वकर्मा थाना पुलिस ने सीए फाइल ईयर के रह रोहित बोहरा नाम के युवक और प्रियंका नाम की युवती को गिरफ्तार कर लिया है। प्रियंका के साथ मिलकर मास्टरमाइंड राहुल ने कारोबारी दीपक माहेश्वरी को उनकी निजी जानकारी वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल किया और कारोबारी से 2 किस्तों में करीब 26,25,000 रुपए वसूले। लेकिन आरोपियों की धमकी से घबराए कारोबारी दीपक माहेश्वरी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। डीसीपी बंदिता राणा के मुताबिक हाल ही में तीसरी बार मुख्य आरोपी राहुल बोहरा ने 26 दिसंबर को कारोबारी को बंद लिफाफे में धमकियां देकर 23 लाख रुपए की डिमांड की। यह रकम 5 जनवरी को रात 1 बजे विद्याधर नगर इलाके में एक शोरूम के सामने पेड़ के नीचे रखने को कहा गया। तब परेशान होकर कारोबारी माहेश्वरी ने विश्वकर्मा थाना प्रभारी रमेश सैनी से मिलकर बात की। पुलिस ने पीड़ित की तरफ से मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया और इसके तहत वो आरोपी पकड़ा गया। अपनी बेटी शीना वोरा की हत्या के मुख्य आरोपी और पूर्व मीडिया अधिकारी इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई के विशेष अदालत में शुक्रवार को चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि 2 वकीलों ने हफ्ते शीना बोरा जैसी महिला को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर देखा था। उसने कोर्ट से एयरपोर्ट हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की अपील भी की है। 51 साल की मुखर्जी ने एक याचिका दायर करके अदालत से एयरपोर्ट का फुटेज हासिल करने का अनुरोध किया है। याचिका के साथ उन वकीलों का हलफनामा संलग्न है जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 5 जनवरी की सुबह शीना वोरा जैसे महिला को एयरपोर्ट पर देखा था। मुखर्जी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। अदालत ने सीबीआई को मुखर्जी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीबीआई के मुताबिक अप्रैल 2012 में मुखर्जी, उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में कथित रूप से 24 साल की शीना बोरा का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसका शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में कथित तौर पर जला दिया गया था। शीना रिश्ते में मुखर्जी की बेटी थी। राय को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 2015 में कथित हत्या का मामला सामने आया था। कथित तौर पर साजिश का हिस्सा होने के मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पति एवं पूर्व मीडिया वेरन पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी थी।
जबकि इंद्राणी मुखर्जी को शीर्ष अदालत से पिछले साल मई में राहत मिली थी। उनके कामों को जाना, फिर उनसे लंबी चर्चा भी की। राष्ट्रपति ने बताया कि उनके कामों की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। उन्होंने रेणु को शाबाशी देते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहे रेणु। बिहार के कटिहार जिले में नकली पुलिस वालों को असली पुलिस ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार NH 31 से सटे कोड़ा थाना क्षेत्र के गोड़ावाड़ी चरखे गोदाम के पास टियागी कार लगाकर कुछ लोग खुद को पुलिस वाला बताते हुए अवैध रूप से वसूली करने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गौरव कुमार उर्फ गुड्डू, विक्रम कुमार और मोहम्मद हासिल इस सड़क से होकर गुजरने वाले गाड़ियों को रोककर कर वसूली कर रहे थे। पुलिस SP जितेंद्र कुमार ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस की पहचान चिन्ह वाले स्टिकर लगाकर एक स्लेटी कलर के टियोगी गाड़ी गोरवाड़ी चरखे मोड़ के पास हर आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर चेकिंग के नाम पर वसूली कर रहा था। पहले तो स्थानीय लोग इन तीनों को पुलिस के अधिकारी समझकर उनकी बात मानते रहे, लेकिन फिर किसी को शक हुआ और किसी ने असली पुलिस वाले यानी कोड़ा थाना का इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गौरव कुमार और गुड्डू यादव, विक्रम कुमार और मोहम्मद हसील को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही टियोगा गाड़ी रंगदारी कर वसूले गए 2500 रुपए, 3 मोबाइल और एक चाकू बरामद किए। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।